आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 15, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बाहर से हिलाते डुलाते रहने से राख में दबी आग फिर जल उठती है। नवदंपत्ति का प्रेमोत्साह इधर जो कुछ थोड़ा बहुत मिलान होता आ रहा था, तृतीय पक्ष की चोट खाकर वो फिर जाग उठा। आशा में हास्यालाप करने की शक्ति नहीं थी, किंतु विनोदनी इस दिशा में पर्याप्त खुराक दे सकती थी। इसलिए विनोदनी के अंतराल में आशा को एक जबरदस्त आश्रय मिल गया। महेंद्र को हर वक्त आमोद प्रमोद की उत्तेजना से ताज़ा बनाए रखने में आशा को अब विशेष उद्यम नहीं करना पड़ता। ब्याह के बाद कुछ ही दिनों में महेंद्र और आशा दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने को निशेष कर डालने का डौल कर लिया था। इनका प्रेम का संगीत एकदम उच्च स्वर में निखाद से ही शुरू हुआ था। ब्याज न खाकर इन लोगों ने मूलधन को ही खत्म करने की ठान ली थी। आखिर इस पागलपन की बाढ़ को ये लोग अपने रोजमर्रा की गृहस्थी के स्रोत में कैसे परिणत करते? नशा करने के बाद ही बीच में जो अवसाद आता है, उसे दूर करने के लिए आदमी फिर जो नशा चाहता है, वो नशा आशा कहाँ से जुटावे? इतने में विनोदनी ने नशे का एक नया और रंगीन प्याला भरकर आशा के हाथ में दे दिया, और इससे अपने प्रियतम को प्रसन्न प्रफुल्ल देखकर आशा को भी आराम मिला। अब उसे अपनी तरफ से चेष्टा करने की जरूरत नहीं रही। महेंद्र और विनोदनी दोनों जब उपहास परिहास करते, आशा तब उनकी हंसी में शामिल हो जाती और जी खोलकर खूब हंसती रहती। ताश के खेल में महेंद्र जब आशा को बुरी तरह धोखा देता, तब वो विनोदनी को पंच मानकर सकरुण अभियोग की अवतारणा करती, और महेंद्र जब आशा से कोई मजाक या असंगत कोई बात कर बैठता, तो आशा इसी प्रत्याशा में रहती कि विनोदनी उसकी तरफ से समुचित उत्तर देकर उसकी बात रख ले। इस तरह इन तीनों की सभा रोज जमने लगी, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि विनोदनी के काम में किसी तरह की शिथिलता आ गई हो। रसोई पानी, घर का और सब कामकाज, राजलक्ष्मी की सेवा, सब कुछ पूरी तरह कर चुकने के बाद तब कहीं वो इस आमोद प्रमोद में शामिल होती थी। महेंद्र स्थिर होकर कहता, नौकर नौकरानियों से काम न लेकर तुम उन्हें मिट्टी कर दोगी मालूम होता है। विनोदनी कहती, काम न करके खुद मिट्टी होने की अपेक्षा ये अच्छा है, जाओ तुम कॉलेज जाओ। महेंद्र कहता, आज बदली के दिन। विनोदनी कहती, सो नहीं होगा, गाड़ी तैयार है, तुम्हें जाना ही होगा। महेंद्र कहता, मैंने तो गाड़ी की मनाही कर दी थी। मैंने कह दिया था, कहते हुए विनोदनी महेंद्र के कॉलेज जाने के कपड़े उठा लाती। महेंद्र कहता, तुम्हें तो राजपूतों के घर जन्म लेना था, युद्ध यात्रा के समय पति को अपने हाथ से कवच पहनाकर विदा करती। आमोद प्रमोद के प्रलोभन में कॉलेज से छुट्टी लेना या पढ़ने से जी चुराना विनोदनी को कतई बर्दाश्त न था। इन सब बातों में कभी भी वो शह नहीं देती। उसके कठिन शासन से दिन दोपहर का आमोद प्रमोद बिल्कुल उठ गया, और इस तरह सायंकाल का अवकाश महेंद्र के लिए अत्यंत रमणीय और लोभनीय हो उठा। उसका दिन मानो अपने अवसान के लिए प्रतीक्षा सा करता रहता। पहले कभी कभी ठीक समय पर रसोई नहीं बनती थी, और इस बहाने से महेंद्र बड़े मजे से कॉलेज जाने से रुक जाता था। किंतु अब विनोदनी स्वयं व्यवस्था करके महेंद्र के लिए कॉलेज के समय से बहुत पहले ही रसोई तैयार करा देती है, और ज्यों ही वो खा चुकता है त्यों ही उसके पास खबर पहुंचती है कि गाड़ी तैयार है। पहले उसके कपड़ों का ये हाल था कि कौन सा धोबी के यहाँ गया है और कौन सा किस अलमारी के किस कोने में पड़ा है। बहुत देर तक इस बात का पता ही न लगता था।
और अब सब कपड़े बाकायदा तैयार मिलते हैं, किसी में जरा सिकुड़न तक देखने को नहीं मिलती। शुरू शुरू में विनोदनी इन सब विशृंखलाओं के लिए महेंद्र के सामने आशा को हंसी हंसी में डांट दिया करती थी, और महेंद्र भी आशा के इस निरूपाय अपटुत्व पर स्नेह से हंस दिया करता था। अंत में सखीत्व के वात्सल्य में आकर विनोदनी ने आशा का कर्तव्य भार उसके हाथ से छीनकर अपने हाथ में ले लिया। घर का रूप ही बदल गया। अचकन का कोई बटन टूट गया है, आशा से कुछ करते नहीं बन रहा। विनोदनी जल्दी से आकर हदबुद्धि आशा के हाथ से अचकन छीनकर चट से उसमें बटन टांग देती। एक दिन महेंद्र के लिए रखे हुए भोजन में बिल्ली ने आकर मुंह डाल दिया। आशा सोच के मारे व्याकुल हो गई। इतने में विनोदनी ने रसोई में जाकर न जाने कैसे कैसे क्या क्या खटराग किया कि उस दिन का काम चल गया, और आशा आश्चर्य से दंग रह गई। इस तरह महेंद्र खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, काम और विश्राम में सर्वत्र ही नाना रूप में विनोदनी के हाथ की सेवा का अनुभव करने लगा। विनोदनी के बनाए हुए पश्मी जूते और विनोदनी के हाथ का बुना हुआ ऊनी गुलूबंद उसके गले में मानो कोमल मानसिक संस्पर्श के समान लिपटा हुआ है। आशा आजकल सखी के हाथ के प्रसाधन से सुंदर ढंग से सज धज कर और सुगंध लगाकर महेंद्र के पास पहुंचती है। उसमें मानो कुछ तो आशा का अपना होता और कुछ और एक जनी का। अपने साज सिंगार और सौंदर्य आनंद में गंगा यमुना के समान मानो वो अपनी सखी के साथ एक में को हो गई हो। बिहारी का आजकल पहले जैसा आदर नहीं रहा, उसे अब कोई बुलाता ही नहीं। बिहारी ने महेंद्र को लिख भेजा था कि कल रविवार है, दोपहर को आकर मैं माँ के हाथ की रसोई खाऊंगा। महेंद्र ने देखा कि रविवार बिल्कुल मिट्टी हो जाएगा। चट से उसने लिख भेजा, रविवार को एक खास काम से मुझे बाहर जाना है। फिर भी बिहारी खाने पीने के बाद एक बार महेंद्र की घर की खबर लेने चला आया। नौकर से पता चला कि महेंद्र घर में ही है, बाहर नहीं गया। जीने से ही महेंद्र भैया पुकारता हुआ वो महेंद्र के कमरे में पहुंच गया। महेंद्र झेंप गया, बोला, सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, और तकिए के सहारे लेट गया। आशा इस बात को सुनकर और महेंद्र के चेहरे पर बेचैनी का भाव देखकर घबरा उठी। सोचने लगी क्या करना चाहिए, और कर्तव्य निर्णय के लिए विनोदनी का मुंह ताकने लगी। विनोदनी अच्छी तरह जानती थी कि मामला चिंताजनक नहीं है, फिर भी अत्यंत उद्विग्न होकर बोली, बहुत देर से बैठे हो, जरा सो जाओ, मैं ऑडिकोलोन लिए आती हूं। महेंद्र ने कहा, रहने दो, जरूरत नहीं। विनोदनी नहीं मानी, जल्दी से आकर ओडिकोलोन और बर्फ पानी मिलाकर ले आई, और आशा के हाथ में भीगा हुआ रूमाल थमाकर बोली, लो, महेंद्र बाबू के माथे से बांध दो। महेंद्र बार बार कहता रहा, रहने दो ना, रहने दो ना, और बिहारी किसी तरह हंसी रोककर चुपचाप बैठा अभिनय देखने लगा। महेंद्र गर्व के साथ सोचने लगा, बिहारी जरा देखे तो मेरी कितनी कदर है। आशा बिहारी के सामने लज्जा कंपित हाथों से अच्छी तरह पट्टी नहीं रख सकी। ओढ़ी कोलोन की बूंद लुढ़क कर महेंद्र की आंख में गिर पड़ी। विनोदनी ने आशा के हाथ से रूमाल छीनकर अपने निपुण हाथों से सावधानी से पट्टी बांध दी, और दूसरा एक कपड़ा ओढ़ी कोलोन के पानी में भिगोकर थोड़ा थोड़ा पट्टी पर निचोड़ दिया। आशा घूंघट को और भी जरा नीचा करके पंखे से हवा करने लगी। विनोदनी ने स्निग्ध कंठ से पूछा, कुछ आराम मिल रहा है? इस तरह अपने कंठ स्वर में मधु उड़ेलकर विनोदनी ने कनखियों से एक बार बिहारी के मुंह की तरफ देख लिया। देखा बिहारी की आंखें कौतुक से हंस रही हैं। सारा मामला उसके लिए प्रहसन है। विनोदनी ने समझ लिया कि इस आदमी को भरमाना आसान नहीं, कुछ भी इसकी नजरों से छिपाया नहीं जा सकता। बिहारी ने हंसते हुए कहा, विनोदा भाभी, इस तरह की सेवा शुश्रूषा मिलती रही तो रोग घटेगा नहीं, बल्कि बढ़ने की ही ज्यादा संभावना है। विनोदनी ने कहा, सो भला हम मूर्ख स्त्रियां क्या जाने, आप लोगों के डॉक्टरी शास्त्र में शायद ऐसा ही लिखा होगा। बिहारी ने कहा, हाँ, सो तो है ही। सेवा देखकर मेरे सिर में भी दर्द शुरू हो रहा है, लेकिन मेरे जैसे जले भुने माथे को बिना इलाज के चटपट अच्छा हो जाना पड़ता है। महेन भैया के माथे में जोर ज्यादा है। विनोदनी ने भीगी हुई पट्टी को उतारते हुए कहा, जरूरत क्या है मुझे, मित्र का इलाज मित्र ही करें। बिहारी रंग ढंग देखकर भीतर ही भीतर झुंझला उठा था। इधर कई दिन वो अध्ययन में व्यस्त था। इस बीच में महेंद्र, विनोदनी और आशा ने मिलकर अपने आप इतनी उलझन पैदा कर ली है, ये उसे नहीं मालूम था। आज उसने विनोदनी को विशेष रूप से देखा, और विनोदनी ने भी उसे अच्छी तरह देख लिया। बिहारी कुछ तीक्ष्ण स्वर में बोल उठा,
ठीक बात है, मित्र का इलाज मित्र ही करेगा। मैं ही सिरदर्द लाया था, मैं ही उसे साथ लेता जाऊंगा। ऑडिकोलोन का फजूल खर्च मत कीजिए। और फिर आशा की ओर देखकर बोला, भाभी, इलाज करके बीमारी अच्छी करने की अपेक्षा बीमारी ना होने देना ही अच्छा है। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 15, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।